आज हम जानेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ने के बाद जे कृष्णमूर्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आया और जो वर्ल्ड टीचर का उनको वाहन बनाने का जो सपना था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, क्या वो पूरा हुआ या ऐसा ही अधूरा रह गया। ये जीवन काल का जो समय था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बार वो अकेले अपनी मुहिम को छेड़ने के लिए आगे बढ़ गए थे, जो सिर्फ और सिर्फ सत्य की तरफ इशारा करती है। तो वो कल के बाद आज का हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी छोड़ने के बाद, और जब ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया गया तो हजारों की तादाद में लोग बहुत दुखी हो गए। जो उनके क्लोज फ्रेंड्स थे और जो ऑर्डर के सदस्य थे वो भी बहुत ज्यादा दुखी हुए, और सबसे ज्यादा जिसको पीड़ा हुई थी वो उनकी, जिनको वो मां मानते थे, लेडी एमिली, उसको हुई। कारण ये नहीं था कि ऑर्डर का विघटन हो गया है या टूट गया है, उनको ज्यादा दुख इस बात का था कि कृष्णा ने ये घोषणा कर दी थी कि कोई भी वो अपने अनुयायी नहीं चाहते हैं, कोई फॉलोवर नहीं चाहिए, मुझे कह दिया था। 18 साल से वो एमिली वेट कर रही थी कि कब कृष्णा कहें कि मेरा अनुसरण करो, और वो खुशी खुशी अपना घर बार, अपने पति, सब कुछ छोड़ के उनके पीछे हो लेती। पर अब तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि कोई फॉलोवर नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में, अर्थात एमिली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कृष्णा के लिए मेरा व्यक्तिगत प्रेम से परे जाना संभव हो चुका था। कृष्णा मतलब जो पर्सनल हम प्रेम करते हैं ना, पति को, बच्चे को, हमारा एक पर्सनल रहता है, एक व्यक्ति टू व्यक्ति प्रेम होता है। तो उन्होंने कहा कि कृष्णा के लिए व्यक्तिगत प्रेम से परे जाना संभव हो चुका था, लेकिन मेरे लिए नहीं। ऐसा नहीं था कि वह प्यार नहीं करता था, लेकिन अब उसके लिए कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं रहा था। वो यूनिवर्सल लव यानी कि सार्वभौम प्रेम को प्राप्त हो चुका था। जैसा कि कृष्णा ने खुद कहा है कि शुद्ध प्रेम गुलाब की सुगंध की तरह है, जो सबके लिए है। सूरज इसकी परवाह नहीं करता कि वो किसको प्रकाश दे रहा है। सच्चा और शुद्ध प्रेम यह फर्क नहीं जानता कि कौन पत्नी है, कौन पति, कौन बेटा है, कौन माता या पिता। उन्हें यहां तक के लगा एमिली को कि कृष्णा ये सब कह के जीवन से पलायन कर रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं वो, कि कोई मुझे फॉलोवर नहीं चाहिए, ये सब। एमिली और कृष्णा के बीच पूरे समय पत्रों का ही आदान प्रदान होता था, मतलब भेजते थे एक दूसरे को। तो कृष्णा उनको समझाते हैं कि जो ये मैं मुहिम छोड़ा हूं, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ के अनुसरण नहीं करना है फॉलोवर को, ऐसा ऐसा जो भी मैंने बोला है, उसके लिए ऊपर उनको समझाते हुए एक लेटर लिखा था, बहुत प्यारा है। उसकी कुछ एक पंक्तियां मैं आपको बताऊंगी कि मैं दुख को, अटैचमेंट को, आइसोलेशन जो हम कहते हैं ना, अलगाव, मृत्यु, इन सब को समझना चाहता था और इन सभी का अंत करना चाहता था। उस हर चीज से मैं परे निकल जाना चाहता था जिससे हर रोज मानव जाति गुजरती है, और मैंने उसमें विजय पाली है। अब जिस परम आनंद की अवस्था को मैं अनुभव करता हूं वो इसी संसार से उपजी है। इसीलिए परम आनंद की यह अवस्था मेरे लिए वास्तविक और असीम है, अनलिमिटेड है बिल्कुल, और यह पलायन नहीं है। मैं निरंतर दुख और कष्ट से बाहर निकलने का रास्ता मैं जानता हूं, और मैं चाहता हूं कि दुख के इस दलदल से बाहर निकलने में लोगों की मदद कर सकूं। नहीं, यह पलायन नहीं है। क्योंकि अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी में रहते तो वो शायद अपनी बातों को इतने अच्छे से नहीं कह पाते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल समझाया था। इसीलिए ये एस्केप नहीं है। और भी कई उनके लेटर्स का था, तो चलिए ठीक है। और अब जब ये ओमन और ओहाय में अपने कैंप्स करते थे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के कारण इनके पास बहुत बहुत ज्यादा लोग सुनने के लिए आते थे। अब जब इन्होंने छोड़ दिया है तो
बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि इन कैंप में आने वाले लोगों में कोई कमी रह गई थी, पर हाँ, एक अलग तरह का ग्रुप आना शुरू हो गया था, अट्रैक्ट होते थे अलग तरह के लोग। कौन से? जिनकी रुचि इस बात में होती थी कि कृष्णा क्या कह रहे हैं, ना कि वह क्या है। इसके पहले तक के सॉरी, जो कृष्णा को वर्ल्ड टीचर के रूप में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कराया था, तो उससे अट्रैक्ट होकर लोग आते थे और उनको सुनते थे। अब वो लोग आ रहे थे कि वो जानना चाह रहे थे कि कृष्णा क्या बोल रहे हैं और वो क्या टीचिंग है उनकी। तो ऐसा ही तो वो चाहते थे कि मेरे पास वही लोग आए जो ये नहीं सोचे कि मैं क्या हूं, बल्कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और उसी समय ओमन के कॉटेज में ही वो रहते थे और उनके पास डोनेशन का आना बिल्कुल जारी था। और कृष्णा के सारे आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी राजगोपाल ने ले ली थी। जितने उनके डोनेशंस या बुक की रॉयल्टी या जो भी मिलता था उनको, वो सब राजगोपाल देखते थे। और उस समय उनकी बुक से स्टार पब्लिशिंग ट्रस्ट के अंडर में छपती थी, उसका भी काम राजगोपाल ही पूरा देख रहे थे। और सारे टूर्स का मैनेजमेंट भी राजगोपाल ही करते थे कि उनको कौन सी वार्ता के लिए कौन सी कंट्री में जाना है, किस डेट से किस डेट तक के रहेंगे, कितनी वार्ताएं होंगी, ये सब पूरा मैनेजमेंट राजगोपाल ही कर रहे थे। उसी समय ये बुखारेस्ट वगैरह भी गए थे। तो बताते हैं कि बुखारेस्ट के क्वीन विक्टोरिया की नातिन और रोमानिया की महारानी क्वीन मैरी ने इनको निमंत्रण भेजा था और उनके राजमहल में ये 2 बार गए थे। मैंने कहा था ना कि भिक्षु से लेके राजा रानी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैं हर एक के नाम नहीं बताऊंगी, कितने लोगों ने इनको अपने घर में आमंत्रित किया, इनसे अलग से वार्ता करते थे और इनसे ज्ञान लेते थे। कितने चेंज हुए मुझे नहीं मालूम। तो जब ये अपनी भाषण देते थे, अपना टीचिंग्स देते थे, तो मैरी कहती हैं कि इस समय उनकी भाषा में एक सटल डेवलपमेंट, एक सूक्ष्म विकास और उनकी शैली में भी परिवर्तन देखा गया। राजा को उन्होंने एक बार लिखा था कृष्णा ने, क्योंकि मैरी ने सारे थियोसॉफिकल सोसाइटीज और जितने थियोसॉफिकल सोसाइटीज में जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उनके लेटर्स थे, उन सबको कलेक्ट करके इस बुक को लिखा है, तभी वो इतनी प्यारी बुक लिख पाई हैं। तो एक बार राजा को कृष्णा ने लिखा था कि एक बार किसी जर्नलिस्ट ने मेरे से पूछा, क्या आप ईसा मसीह हैं? तो मैंने जवाब दिया, हाँ, शुद्ध अर्थ में, न कि उस शब्द के परंपरागत स्वीकार किए गए अर्थ में, जो हम मानते हैं ईसा मसीह, वैसे वाले अर्थ में नहीं, पर शुद्ध अर्थ में मैं हूं। बाद में उन्होंने एमिली को लिखा कि मम्मी, आपको पता है कि मैंने कभी इससे इनकार नहीं किया, मतलब वर्ल्ड टीचर होने से। मैंने केवल इतना कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं और क्या हूं, बल्कि महत्व इस बात का है कि वो इस बात का परीक्षण करें, टेस्ट करें कि जो मैं कह रहा हूं, और इसका अर्थ यह नहीं कि वर्ल्ड टीचर होने से मैंने इनकार कर दिया है, परंतु मैं यही कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उस पे आप लोग इन्वेस्टिगेट करो, टेस्ट करो, जो भी जांच करो। और इस समय तक के राजगोपाल और रोजालिंड की प्यारी सी बेटी राधा ने जन्म लिया था, उसको बहुत प्यार करते थे हमारे कृष्णा। और उस समय राजा गोपाल की टॉन्सिल का कुछ ऑपरेशन होना था, तो पूरा फैमिली हॉलीवुड चला गया था और यहाँ पर पाइन कॉटेज में उनको अलग से छोड़ दिया था। वो अकेले रहते थे। बहुत जब बार उनकी लाइफ में एकांतवास आपको दिखेगा, जब कोई नहीं रहता था। और कृष्णा कई बार ऐसे कहते भी हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीज मुझे चाहिए, जिसकी जरूरत है, वो मुझे उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ पर उनको जो अकेलापन मिला, 3 महीने तक के वो रहे थे अकेले, वहां पर वो एमिली को लिख के भेजते हैं कि वाकई इस एकाकीपन की मुझे जरूरत थी। और ये जो 3 महीने थे, कहा जाता है कि इस समय उन्होंने काफी एमिली का लिखा था, मैंने पूरा नहीं लिखा, कि मैं अपने अंदर बहुत गहराई में जा रहा हूं और ऐसा। तो कहा जाता है कि ये जब पीरियड था 3 महीने, तब उनकी मेमोरी पूरी की पूरी डिलीट होते जा रही थी। यहां तक कि उनको ये भी नहीं याद रहा था कि उनका भाई नित्या कैसे दिखता था। सॉरी। और
इसलिए बता रही है मैरी कि इस पीरियड के बाद एक बार उन्होंने खुद कहा था, इस 3 महीने के एकाकीपन के बाद उन्होंने कहा था कि स्मृति का उपयोग केवल व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। जैसे हमको घर का रास्ता मालूम चलना चाहिए, जैसे ना बहुत उनकी टीचिंग्स में आएगा ये सब चीजें, इसलिए मैं बता रही हूँ कि स्मृति का प्रयोग हमको सिर्फ व्यवहारिक पर्पस के लिए करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह बोझ भर है जिसे दिन प्रतिदिन ढोने का कोई अर्थ नहीं। हम करते ना, कितने सालों के हमारे पास मेमोरीज रहती हैं, और इस समय जब वो एकाकीपन का में थे, तब उन्होंने एमिली को बहुत अच्छा एक सेंटेंस लिखा था कि मैं अभी अपने शब्दों को और अपनी शब्दावली को इस तरीके से सुधार रहा हूं कि मैं अपने टीचिंग्स, यानी कि जिसका जो मैं कहना चाहता हूं उसका अर्थ सही भाषा, सही अर्थों में संप्रेषित हो सके, ट्रांसमिट हो सके, मैं अपनी बात को कह सकूं। क्योंकि देखिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, परंतु लैंग्वेज को सामने वाले तक के सरलता से पहुंचाना उनके लिए मुश्किल पड़ता था, क्योंकि वो चेतना के उस शिखर पे थे और हम सामान्य लोग। जैसे वो देखना बोलते थे कि किस तरीके से देखो, वो टीचिंग्स में आप सब समझेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। तो यहाँ पे इतना ही बस समझ लीजिए कि वो अपने शब्दों में सुधार ला रहे थे कि किसी तरीके से मैं अच्छे से अच्छे शब्द बोलकर लोगों को अपना सही अर्थ बता सकूं। मुझे इन सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उस वस्तु का वर्णन करना जो वर्णन से परे है, और जो वर्णन किया जाता है वो सत्य नहीं है। तो इन सारी जिंदगी इन्होंने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया ताकि उस चीज को अभिव्यक्त किया जाए जो अभिव्यक्ति के परे है। कितना सुंदर उन्होंने लिखा है मैरी ने। और इस समय जब वो लेटर्स लिखते थे ना एमिली को, तो एमिली क्या करती थी, जो जो उनके बारे में बोला जाता था ना, उनके बारे में कोई भी आलोचना करे, या कई लोग साहस के कारण नहीं बोल पाते थे उनके मुंह पर कुछ भी, तो एमिली ने उनकी आलोचना कर करके लिखती थी, बिल्कुल नहीं चूकती थी। तो एक जगह उन्होंने लिखा था, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि तुम्हें शायद हैरानी होती है कि लोग तुम्हें नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे उससे कहीं अधिक हैरानी होती है अगर लोग तुमको समझने लग जाए। आखिरकार तुम उस हर चीज को हिला रहे हो जिनका लोगों में हमेशा से विश्वास रहा है। तुम उनकी जमीन को ही खींच ले रहे हो और उसकी जगह एक धुंधली अमूर्तता को रख रहे हो। अमूर्तता मतलब जो चीज साकार नहीं हो सकती, सिर्फ तुम एक ऐसी धारणा को रख रहे हो, ऐसा आनंद है, ऐसा वो जो रख रहे हो, तुम उसके बारे में बोल रहे हो जिसके बारे में तुम खुद कहते हो कि वो अवर्णनीय है। उसे तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि व्यक्ति उसको स्वयं खोज न कर ले। अब तुम उनसे कैसे ऐसे समझने की अपेक्षा कर सकते हो? तुम किसी दूसरे डायमेंशन से बोल रहे हो और यह भूल चुके हो कि 3 डायमेंशनल संसार में रहना क्या होता है। तुम ईगो के पूर्ण विनाश की वकालत करते हो ताकि उस चीज की प्राप्ति हो सके जिसके बारे में व्यक्ति तब तक नहीं जान सकता जब तक कि उसको प्राप्त न कर ले। जाहिर है लोग अपने ईगो के साथ रहना पसंद करेंगे जिसके बारे में उनको कुछ पता तो है। मनुष्य की समस्याएं तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रखती क्योंकि तुम अहंकार से मुक्त हो, और जो आनंद की, जो साकार नहीं होने की अमूर्त धारणा उन लोगों के लिए रख रहे हो, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती जो संसार में रहना चाहता है। इस लेटर का मीनिंग बहुत प्यारा है कि वो जो वाकई टीचिंग्स दे रहे थे वो हम लोगों को समझना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो हमारी मेमोरीज पूरा कचरा भरा पड़ा है, ऊपर से ईगो, तो उसके कारण हम न सही तरीके से सुन पाते हैं, न सही तरीके से देख पाते हैं। तो ये बहुत प्यारा लेटर था। अब जब ये एमिली लिख रही थी तब कृष्णा भी लिख रहे थे उनको, क्योंकि वो पूरे समय एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे और उस समय इनके अंदर कुछ हो रहा था। तो उसके बारे में लिख रहे हैं कि मैं किसी असाधारण तत्व से भरा हुआ हूं। मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या है। एक असीम आनंद है, एक जीवंत निशब्दता है, एक ऐसी ज्वाला, एक प्रखर सजगता है। अवेयरनेस की जो हाइट होती है, जो अटेंशन बोलो,
क्योंकि वो अटेंशन वर्ड यूज करते थे, उसकी जो प्रखर चीज है वो वहां पर वो महसूस कर रहे थे। और इसी समय वो टच थेरेपी भी कर रहे थे। इसके पहले भी वो कई बार टच थेरेपी करके लोगों को हील कर दिए थे। यहाँ पे एमिली को बताते हैं कि मैंने 2-3 केस हाथ में लिए हैं और इसके बारे में सबको कह दिया, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, और ये काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। एक स्त्री जो अंधी होने जा रही थी वो भी अब ठीक होने लग गई है। इनके कई चीजों में, बुक्स में आप पढ़ेंगे कि एक कैंसर पेशेंट को भी ठीक किया, और राधा बनियर के ब्रदर का भी ग्लूकोमा वगैरह, मतलब बहुत सी चीजों का इन्होंने इलाज किया था। पर ये बहुत नियर एंड डियर वालों का करते थे और उनसे गुजारिश करते थे कि वो किसी को भी नहीं बताएं, नहीं तो लोग उनके पास हीलिंग के लिए आएंगे, सत्य को जानने के लिए नहीं आएंगे। क्योंकि इसके बारे में किसी पत्रकार ने इनसे कुछ पूछा था इस टच थेरेपी या हीलिंग के लिए, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर आंसर दिया था। आप क्या पसंद करेंगे, एक टीचर जो आपको स्थायी रूप से होलिस्टिक बनने का रास्ता दिखाए, समग्र रूप का बनने का रास्ता दिखाए, या ऐसा व्यक्ति जो आपको टेम्पररी आपके घावों का इलाज कर दे? चमत्कार मतलब जो ये करते हैं ना मिरेकल, वो बच्चों के मनमोहक खेल की तरह है। चमत्कार तो रोज हो रहे हैं सर, डॉक्टर चमत्कार कर रहे हैं, मेरे कई फ्रेंड्स स्पिरिचुअल हीलर्स हैं। हालांकि वे बॉडी का उपचार कर रहे हैं, मतलब उनको हील कर रहे हैं, लेकिन जब तक कि मन और मस्तिष्क, मतलब आपका माइंड और ब्रेन को समग्र नहीं बनाया जाता, रोग फिर लौट आएगा। मेरा सरोकार मन और हृदय के हीलिंग से है, न कि शरीर से। मैं यह मानता हूं कि कोई भी महान शिक्षक चमत्कार नहीं दिखाएगा, क्योंकि यह सत्य के साथ विश्वासघात होगा। माइंड के ऊपर बहुत इन्होंने प्यारी बुक लिखी है, विचार क्या है, सोच क्या है, अपन सब उसके बारे में समझेंगे। एक चीज मुझे आश्चर्य लगी थी कि ये सब कॉन्शियस माइंड को नहीं मानते थे, वो माइंड ही बोलते थे। वो कोई सबकॉन्शियस माइंड वगैरह ऐसा नहीं है। देखिए अब, अच्छा जैसे इन्होंने कभी आत्मा का प्रयोग कभी नहीं किया, हमेशा कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया, जबकि आत्मा का उपयोग भगवान बुद्ध ने भी नहीं किया था। तो जब वो जवान थे कृष्णा, तब भी उनके पास अतीन्द्रिय शक्तियां अवश्य थी, है ना, साइकी पावर्स थी, जो शायद इसलिए विकसित हुई थी, लेकिन क्योंकि विकसित हो गई थी, पर उन्होंने उनको और आगे बढ़ने नहीं दिया था। एक क्वेश्चन में किसी ने पूछा था कि अतीन्द्रिय क्षमता के बारे में कुछ पूछा था, वो जब आएगा ना चैप्टर तो उसमें मैं और अच्छे से आप लोग को बताऊंगी, पर अभी यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा था कि जब कॉन्शियसनेस आपकी उस मैच्योरिटी, उस सेंसिटिविटी, और कुछ और एक वर्ड बोले थे, वहां तक के पहुंच जाती है तो आपको साइकी पावर्स मिल जाते हैं। पर आप बताइए, जब इतनी सब कुछ चीजें मिल जाती हैं तो वो कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति अतीन्द्रिय क्षमता यानी कि साइकी पावर्स चाहेगा ही क्यों, है ना? चलिए ठीक है। अब इसके बाद राजगोपाल के साथ वो इंडिया आए। उस समय एनी बेसेंट बीमार थी और उनकी याददाश्त तेजी से खत्म होते जा रही थी। वो लेडबीटर के अलावा एनी बेसेंट के साथ कृष्णा भी थियोसॉफिकल कन्वेंशन में भाग लिए थे, मौजूद रहे थे। और राजा कौन था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का ही एक सीनियर मेंबर था। एनी बेसेंट की डेथ के बाद जॉर्ज अरुंडेल बने थे प्रेसिडेंट, उसके बाद राजा बने थे अपनी मृत्यु तक के। तो वहां पर ये एनी बेसेंट के साथ कन्वेंशन में थे। राजा के साथ इसकी कृष्णा जी की बहुत सारी बातचीत हुई और फिर उन्होंने एमिली को लिखा कि उन सबके पास रटा रटाया एक ही जुमला है, आप अपने रास्ते जाइए और हम अपने, लेकिन हमारा मिलन होगा। और मुझे यकीन है कि वे नहीं चाहते कि मैं यहां आऊं। नफरत की भावना साफ दिख रही है। अड्यार बहुत खूबसूरत जगह है, पर यहाँ के लोग निष्प्राण हैं, मतलब बिना प्राण के हैं। फिर वो यूरोप जाने वाले थे कृष्णा जी, तो उसके पहले वो मई 1933 में एनी बेसेंट से आखिरी बार मिलने गए।
उनकी याददाश्त लगभग पूरी तरीके से जा चुकी थी, पर फिर भी एनी बेसेंट उनको पहचानती हैं और स्नेहपूर्ण तरीके से मिलती हैं। ये उनकी लास्ट मीटिंग थी और 20 सितंबर 1933 को एनी बेसेंट ने अपना शरीर को छोड़ दिया। कहा जाता है कि जब ये मिले थे एनी बेसेंट से आखिरी बार, उसके बाद 47 इयर्स तक के वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के कंपाउंड में पैर भी नहीं रखे थे। 47। अब अगली बार फिर जब राजगोपाल के साथ अड्यार गए तो वहां पर तब तक के उन्होंने एक घर ले लिया था अड्यार में ही, मद्रास के ही पास में, जहां पे थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना, उससे थोड़ी सी दूरी पर, मतलब थोड़ी मतलब नहीं, काफी दूरी, मतलब बहुत भी नहीं दूरी, एक घर ले लिया था। उसका नाम रखे थे वसंत विहार। 6 एकड़ में बना हुआ घर था। अब एमिली इनको डांटती है कि तुम थियोसॉफिकल सोसाइटी छोड़ दिए, तुम इतना उनके बारे में बोल चुके हो, तो तुमको अपना नेशनल हेडक्वार्टर वहीं क्यों बनाना था, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बगल में। तो वो कहते हैं कि भाई राजगोपाल और मैंने समझा कि एम्प्लॉइज चाहिए, पब्लिकेशन के लिए चाहिए रहते ना, और पब्लिकेशन का काम वगैरह, और कर्मचारियों के लिए मद्रास एकदम सुलभ पड़ता है हमको, मतलब इजीली वहां पे लोग मिल जाते हैं। तो और एक ही मुझे ये जगह मिली जो कोइंसिडेंटली उसके बगल में थी, तो उसमें मेरी क्या गलती है, मैंने ले लिया, मैं अपने काम के लिए लिया हूं। और एक बहुत अच्छी चीज बोले थे कि मेरी लड़ाई सोसाइटी और उनके सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई उनसे नहीं बल्कि संसार के विचारों से, आदर्शों से है। और फिर एमिली को बोलते हैं कि हम आलोचना करते रहेंगे ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। अब कृष्णा ने तो बोल दिया आलोचना करना। मैरी लिखती है कि उसके बाद एमिली हर लेटर में उनको क्रिटिसाइज करती थी, पर उसके बावजूद हर लेटर में बहुत सारा प्यार रहता था एक माँ का अपने बेटे के लिए, जो आगे बढ़ने की उनसे उम्मीद करती है कि वो और अपनी टीचिंग्स को पूरे वर्ल्ड में फैला सकें। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऋषि वैली में स्कूल बनाया। ऋषि वैली उनका पहला स्कूल था कृष्णमूर्ति का। वहां पे टीचर्स को वो ट्रेनिंग करे। कृष्णा के लिए शिक्षा हमेशा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक बनी रही। उन्हें बच्चों से हमेशा प्यार रहता था और उन्हें लगता था कि अगर बच्चों का पूर्णतया विकास हो सके, जो हमारे रहते हैं ना, हम विश्वास, अपने धर्म, अपने मत, अपने राष्ट्रवाद, अपने उनको कंपैरिजन सिखाते हैं, महत्वाकांक्षाएं, ये जो भी चीजें हम देते हैं ना, उन सब के बगैर अगर बच्चों को बड़ा किया जाए तो वर्ल्ड में पीस आ सकता है। और जिन स्कूलों की उन्होंने स्थापना की थी, उनसे यही अपेक्षा की जाती थी कि बिना कोई प्रतिस्पर्धा के, कोई कंपटीशन नहीं हो और बच्चे एकेडमिक एक्सीलेंस को पा सके, शैक्षणिक उत्कृष्टता को पा सके। और ये संभव हो सकता है यदि अगर माँ बाप अपने बच्चों को प्रेशर नहीं दें, क्योंकि हम सभी लोगों को एक डिग्री चाहिए होती है कि बच्चे की सिक्योरिटी रहेगी, तो हम बहुत प्रेशर देते हैं कंपटीशन और महत्वाकांक्षा के लिए। तो वो 5-5 घंटे वहां के टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग देते थे। पर सबसे ज्यादा उनको स्कूल खोलने में जो तकलीफ हुई थी फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा हुई थी कि उनको टीचर्स ही नहीं मिलते थे। जब ये वापस आए थे सिडनी, तो एनी बेसेंट की डेथ हुई थी 20 सितंबर 1933 और 34 की शुरुआत में ही पर्थ में लेडबीटर की भी डेथ हो जाती है। लेडबीटर उनकी डेथ से आए वापस इंडिया से और उनकी भी डेथ हो गई थी। तो जब उनके दाह संस्कार में वो गए कृष्णमूर्ति, तो चर्च के अंदर नहीं गए, चर्च के बाहर खड़े रहे और उन्होंने एमिली को लिखा कि अभी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का शायद कोई एक मैनर ग्रुप होगा, मैं बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई, मैनर ग्रुप के लोग बहुत कंफ्यूज दिख रहे थे। माँ एमिली को लिखते हैं कि अब उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि अब एनी बेसेंट भी चली गई, अब लेडबीटर भी चले गए, अब उनको बताएगा कौन कि वो इस रास्ते में कहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि अभी तक तो बताते थे तुम फर्स्ट डिग्री इनिशिएशन हो गया, तुम्हारा सेकंड डिग्री हो गया, या जो भी बताते होंगे, तो अब वो कंफ्यूज है।
और उसके बाद वो अपने राजगोपाल के साथ रियो डी जेनेरो, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, सब लोगों की कंट्रीज में ले जाके वो वार्ता करते थे। मैरी ने लिखा है कि कई कंट्रीज में तो इंग्लिश जानते ही नहीं थे और कृष्णा सिर्फ इंग्लिश में बोलते थे, पर तो भी उनकी मीटिंग में लोग बैठे रहते थे मंत्र मुग्ध होके, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, है ना, पर फिर भी बैठे हुए हैं उनके साथ। तो जब ये पूरी जगह से कंट्री से घूम के 1936 को फिर जब वो लौटे, तब उनका बॉडी वेट ओनली 50 किलोग्राम से भी कम रह गया था, मतलब 50 किलो से भी कम रह गए थे, इतना। और इसके बाद उन्होंने एक वर्ड को बहुत यूज किया था, उस क्यों यूज किया था वो छोड़ दीजिए, वो बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद उस वर्ड को वो हमेशा बोलते थे, चुनाव रहित सजगता, चॉइसलेस अवेयरनेस। ये फ्रेंड इतना चैलेंजिंग है। जब मैं मोना के टाइम में पढ़ रही थी इनके बारे में और मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, सबसे डिफिकल्ट है आपको चॉइसलेस अवेयरनेस। अब इसका अर्थ क्या है? यह सजगता क्षण प्रतिक्षण अपने भीतर घटने वाली हर चीज के प्रति होती है। यहां किसी को भी किसी भी चीज को बदलने या उसको दिशा देने का प्रयास नहीं किया जाता। ये शुद्ध अवलोकन या निरीक्षण का मामला था, जो बिना किसी प्रयास के सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाता था। मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? ये क्यों बोल रहा है ऐसे? इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा बोलना चाहिए था, मैंने उसके लिए कितना कुछ किया। मतलब हमारे पास तुरंत थॉट्स के जमाव हो जाते हैं। हम हर चीज को अपने इच्छा के अनुसार उसको एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए। तो यहाँ पे है कि यदि कोई चीज बोल रहा है तो हमको रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। अपनी सोचना है कि वो क्यों बोल रहा है और उसको ऐसा बोलना चाहिए। ये सब इस वर्ड को सबसे ज्यादा इसके बाद बोला, उन्होंने यूज करना शुरू किया था। अच्छा, 37 में फिर ये कृष्णा और राजगोपाल रोम गए। रोम में इनके साथ एक जो बाहरी घटना हुई वो बहुत बेहतरीन हुई। इनकी एक नई फ्रेंड बनी, वांदा स्कारावेल्ली। वो पियानो वादक थी और कुछ म्यूजिक संगीत कुछ करती थी, सभा वभा का कुछ। बहुत पैसे वाली थी और इनको बहुत बड़ी संपत्ति मिली थी अपने पिता की। इल लेचो नाम का इनको बहुत बड़ा घर मिला था, क्योंकि वहां पर ओक के ट्रीज थे, तो इल लेचो उसी को बोलते शायद। अब इनकी ये फ्रेंड बनी, इनके हस्बैंड और ये। और पूरे जीवन में इनकी भूमिका बहुत रहेगी, बहुत बार इनकी वो सेवा करेंगी और इनका काम करेंगे। और ये जो इल लेचो था वो उनका पसंदीदा जगह बन गई थी। वो कई बार दूसरी दूसरी कंट्रीज से घूम के आते और वहीं पे ही बैठकर वार्ताएं और इंटरव्यूज वगैरह सब देते थे।